बजट सत्र का दूसरा दिन आज 5 विधेयक 3 अध्यादेश होंगे पेश। विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक भी किया जाएगा पेश। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अस्पताल को बनाया अपना ठिकाना। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद भी चैंपियन अस्पताल में से जाने को तैयार नहीं। वार्ड गिरा होने के चलते मरीजों को हो रही परेशानी। हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। खाली जमीनों और फंड बाजारों के इस्तेमाल के आदेश। कार निगम का बढ़ेगा राजस्व, जनता को मिलेगी सुविधा। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बजट सत्र का दूसरा दिन आज 5 विधेयक 3 अध्यादेश होंगे पेश। निकायों प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान विधेयक होगा पेश। उत्तराखंड निक्षेपक हित संरक्षण विधेयक भी होगा पेश। विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक भी होगा पेश। उत्तराखंड निरसन विधेयक भी किया जाएगा प्रस्तुत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर ग्राम नियोजन और विकास विधेयक भी पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार 3 अध्यादेश भी सदन में पेश करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था और आज अभिभाषण पर चर्चा भी संभव बताई जा रही है। साथ ही 5 विधेयक और 3 अध्यादेश जो है वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी जोरों शोरों से की गई है। और विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाए हुए है। आज कई विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही सवाल भी दागे जाएंगे। 530 से अधिक प्रश्न जो है वो इस बार विधायकों ने लगाए हैं। और बजट सत्र का दूसरा दिन है आज और पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। और देहरादून से बड़ी खबर। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री सभा कक्ष में हुई बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर बड़ी बैठक हुई है देहरादून में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की अहम बैठक हो चुकी है और कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग चुकी है। तो विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री सभा कक्ष में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई है। सभी मंत्री मौजूद भी रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। प्रस्तावों पर मोहर भी लग चुकी है। तो विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री सभा कक्ष में यह बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं। विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष में नाराजगी है। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि राज्य हित में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है, लेकिन सत्र की अवधि छोटी है और इतने कम समय में जनहित के मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर भी यशपाल आर्य ने सरकार को निशाने पर लिया है। तो यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जितना समय मिल पाता है, क्या वो कम पड़ रहा है विपक्ष नेताओं के लिए? किस तरह से आप मांग भी कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, समय पर्याप्त नहीं है। सत्ता की समयावधि सीमित कर दी गई है। बजट अनुपूरक सामान्य बजट पारित पारित करना सरकार का उद्देश्य बन गया है, मकसद बन गया है। जो मूल विषय हैं, जो जन मुद्दे हैं, उससे सरकार भागती दिखाई दे रही है। उसमें चर्चा नहीं करना चाहती, उन सवालों को सुनना नहीं चाहती है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी दायित्व है, हमारा जो धर्म है, विपक्ष के जो रोल है, उसके अनुरूप हम सदन में उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो आज जनता जिससे त्रस्त है और जनता
के सामने कई समस्याएं हैं, उसका निदान नहीं हो पा रहा है, हम उन लोगों को उठाना चाहते हैं। आज देखिए, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आज, और चर्चा के लिए मात्र कल का दिन, आज उसका वाचन होगा और कल उसमें चर्चा होगी। सामान्य बजट पर चर्चा के लिए कोई समय नहीं है। सभी मान्य सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी मान्य सदस्य चाहते हैं कि हम इसमें सदन में अपनी बात को रखें। और विभागवार चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं है। नियमों के तहत अंतर्गत हम सवाल प्रश्न करते हैं, लेकिन देखने को आता है कि वो समय की कमी की वजह से जो हमारे माननीय विधायक को जो एक उनका अधिकार है कि सदन में और अपनी बात कहने का, उन समस्याओं को आगे उठाने का, ये जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका है। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही बढ़े, जिससे कि हम बात कर सकें सदन को। मैं सभी हमारे माननीय विधायक विभिन्न नियमों के तहत सदन में अपनी बात रख सकें। सर, गैरसैंण राजधानी बनाई गई ग्रीष्मकालीन, लेकिन अभी जब बजट सत्र हो रहा है तो वो देहरादून में हो रहा है। क्या इसको लेकर भी विपक्ष विरोध कर रहा है या खुश है इसमें? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम 10 दिन का सत्र प्रारंभ करेंगे। अगला सत्र 10 दिन का होगा। और गैरसैंण में भी जो सत्र की अवधि बढ़ाने का हमने उस समय भी हमने विरोध किया था, सत्रावधि बढ़े। लेकिन सरकार गैरसैंण के नाम पर इसी शायद संभवतः मुझे नहीं लगता कि मैं कोई वहाँ के अवस्थापना के लिए कोई बजटीय व्यवस्था की है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या है स्थिति। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि गैरसैंण इनकी प्राथमिकता में नहीं है, न वहाँ बुनियादी ढांचे के लिए, अवस्थापना के लिए कोई पैसे की धनराशि स्वीकृत की गई है। अच्छा सर, जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के किस तरह से विरोध जता रहे हैं आप लोग? कल हम इस पर बोल रहे हैं, कल हमारा आ रहा है नियम 310 के अंतर्गत हम इसको ला रहे हैं। सर, यूसीसी को लेकर भी कुछ चर्चा अभी होगी? देखते हैं, इसको देखते हैं। काफी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए यशपाल आर्य जी हमारे साथ हैं, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 18 फरवरी को घटी दर्दनाक घटना में 16 साल के छात्र की मौत हो गई। दरअसल पौड़ी से सटे क्षेत्र में बनी लवाली झील में नहाते वक्त एक छात्र की मौत हो गई। इसके बाद घटनास्थल पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के साथ राजस्व पुलिस की टीम भी पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को झील से बाहर निकाल दिया। तब तक छात्र की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद मृतक युवक परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी पौड़ी लाया गया है। भौंसरी द्वारा सूचना दी गई कि लवाली झील में एक लड़का डूब गया। सूचना मिलते ही पटवारी और हम जो है सब मौके पे पहुंचे और वहाँ पे पंचनामा वगैरह की कार्रवाई की गई और उसके बाद पोस्टमार्टम के डेड बॉडी को लाए। मैं सरपंच तमलाग और यहाँ पे मैं इस समय लवाली झील में हूँ और अभी आधा घंटे पहले मैं अपनी दुकान में था लवाली में और मुझे यहाँ पे जब सरपंच साहब यहाँ कुंडोरी वाला मुझे फ़ोन आया यहाँ पे कि कोई बच्चा यहाँ पे डूब गया और जब तक हम यहाँ पे आते उसकी बॉडी को बाहर निकालते तब तक बच्चा मृत्यु हो चुका। उसको हमने पंप दिया मगर वो जीवित नहीं था। उसके बाद हमने 108 को भी सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी इसमें। तो अभी 108 आप पहुँचने वाली है यहाँ पे। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन और शासन के को कि यहाँ पे करोड़ों रुपए लगे, 11-12 करोड़ लग गए शायद इस पे। और झील ऐसा बना रखा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे कहीं अभी कैजुअल होगी। अभी तो शुरुआती है ये, गर्मियों पे यहाँ पे लोग बाहर से आते, छोटे बच्चे आते नहाने के लिए। तो यहाँ पे ना तो सुरक्षा है न इसकी कोई कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे इस झील में, ना किसी लोगों को फायदा है। तो ऐसा काम करके क्या फायदा सरकार का, ऐसा पैसा क्यों वो करे यहाँ पे बेफजूल खर्चा करी है। तो इसलिए हम प्रशासन और शासन से कहना चाहते हैं कि अगर ये झील आपने ऐसे मरने के लिए बनाना था तो क्यों बनाइए, सरकार का बजट क्यों यहाँ पे। और संवाददाता जय ममगई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये एक युवक की मृत्यु भी होने की बात सामने आई है? जी विशाल, देखिए सबसे पहले तो बहुत ही ये जो है
ये लिखा लीजिए बहुत ही निराशाजनक घटना हुई है। और सही कहना है स्थानीय लोगों का भी कि यहाँ पे जो है कोई सुरक्षा की कोई पैरवी नहीं है। और मैं बता दूं, आपको तत्काल बता दूं कि यहाँ पे कई गर्मियों का जो सीजन होता है, यहाँ पे कई लोग अपने बच्चों के साथ जो है घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो है इस झील का जो है एक यहाँ पे पर्यटक स्थल बना हुआ है इसको लेकर। और जो ये जो दुर्घटना हुई है इसके लेकर सरकार की कोई भी कहीं भी किसी की सुरक्षा के लिए कोई पैरवी नहीं है। 11वीं के छात्र अखिलेश नाम बताया जा रहा है इसका। और ये जो है जिसकी जो है पुल्ड हाउस की जो है डूबकर मौत हो गई। हालांकि अभी तक भी जो है राजस्व विभाग हो गया, पुलिस हो गया, इनकी तरफ से भी कोई जो है पुष्टि नहीं हो पाएगी क्या वजह रही है इस चीज की। पर बाकी देखा जाए तो काफी निराशाजनक घटना हुई है जी। तो ऐसे में क्या माना जाए, कितनी जरूरत है इस क्षेत्र में काम करने की? देखिए, सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। देखिए, ऐसी आज इनके साथ जो है एक 11वीं के छात्र के साथ जो है इस तरह की घटना घटित हुई है। और जो आने वाले भविष्य में है इसके लिए जो जब तक सरकार के कोई इंतजाम नहीं किए जाएंगे तो ये तो चलता ही रहेगा, ये फिर भी जो है खतरा बना रहेगा। और फिलहाल जो है यहाँ पे जो राजस्व पुलिस द्वारा जो है इनकी जो है किन कारणों से इनकी जो है इस तरह की घटनाएं घटित हुई इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और वन पंचायत सरपंच जो तमलांग एक गांव है सामने ही, राजकुमार नेगी है यहाँ के, तो उन्होंने भी जानकारी एकत्रित की कि इस तरह की घटना बहुत ही दुखद है। और उन्होंने भी आगे लिखित में एक पत्र जो है सौंपा है डीएम साहब को कि इसके लिए तत्काल जो इसकी पैरवी की जाए। जी बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा। हाउस के बाहर सीढ़ियों पर विपक्षी विधायकों ने दिया धरना। सत्र की अवधि बढ़ाने की विपक्ष कर रहा है मांग। स्मार्ट मीटर, भू कानून और मूल निवास पर भी तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आ रहा है विपक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने दूसरे दिन भी हंगामा जारी रखा और ऐसे में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी लगातार विपक्ष ने उठाई है। विधानसभा का बजट सत्र जारी है, दूसरा दिन है आज, और आज दूसरे दिन भी सदन से वॉकआउट कर लगातार हंगामा करते हुए नजर आए विपक्ष के बड़े नेता। तो बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा होता हुआ नजर आया और सत्र की अवधि बढ़ाने की ये मांग भी की गई है। हाउस के बाहर सीढ़ियों पर विपक्षी नेताओं ने, विधायकों ने धरना दिया है और ये मांग की गई है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। लोहाघाट क्षेत्र में गुलदारों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह 9:30 बजे के लगभग एक गुलदार लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बरामदे में आराम से सोया हुआ दिखाई दिया। स्कूल टाइम में गुलदार के स्कूल में मौजूद होने से ग्रामीण दहशत में आ गए। स्कूल के शिक्षक शैलेंद्र वर्मा ने बताया है कि गुलदार सुबह स्कूल के बरामदे में सोया हुआ था और विद्यालय में बच्चों के आने का समय हो चुका था। वर्मा ने कहा है कि गनीमत रही दूध लाने वाले ग्रामीणों की नज़र स्कूल में सोए गुलदार पर पड़ गई, जिसके बाद तुरंत स्कूल आ रहे बच्चों को गांव में ही रोक दिया गया है। तो गुलदार को देखकर खराब हो गई। स्कूल के बरामदे में ये गुलदार सोया हुआ था और जब नज़र पड़ी तो सब हक्का बक्का रह गए। और ग्रामीणों को की जब नज़र गुलदार पर पड़ी तो इस दौरान उनके होश भी उड़ गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय था ये, जहां पर सुबह बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला सामने आया है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो ये लोहाघाट क्षेत्र है उसका जो सीमांत क्षेत्र है, तो वहाँ गुलदारों ने आजकल आतंक मचाया है। तो इसी क्रम में जो लोहाघाट ब्लॉक का सीमांत गुणमांगल जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, तो कल विद्यालय टाइम पे जो एक गुलदार वहाँ विद्यालय के आंगन में सोया हुआ मिला था। स्कूल टाइम में गुलदार के इस प्रकार से स्कूल में घुसने से अभिभावक भी दहशत में और शिक्षक भी दहशत में, क्योंकि बच्चों की जो है सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। गुलदार शिक्षकों का कहना, ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार लगातार स्कूल परिसर पर जो है दिखाई दे रहा था। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन से मांग की कि पिंजरा लगाया जाए, गुलदार को पकड़ा जाए और नौनिहालों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए। जी
तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि स्कूली बच्चों में भी डर का माहौल है। वन विभाग की टीम क्या इस और कुछ काम भी कर रही है कि जैसे कि देखा जा रहा है कि गुलदार स्कूलों में घुस जा रहे हैं, तो क्या इसकी बाउंड्री वॉल या कुछ कराने की तैयारी में हो? जी बिल्कुल, अभी मामला जो है अभी नया नया आया, तो इसमें वन विभाग के द्वारा भी संज्ञान लिया जाएगा और शिक्षा विभाग के द्वारा भी संज्ञान लिया जाएगा। आपने वीडियो में देखा होगा कि जो विद्यालय परिसर है उसमें कहीं भी जो है सुरक्षा दीवार तक, बाउंड्री वॉल तक नहीं दी गई है, तो शायद शिक्षा विभाग इसका संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन ने और नौनिहालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जी विशाल। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अब पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद भी चैंपियन अस्पताल से जाने के लिए तैयार नहीं है। इलाज के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की बात भी डॉक्टरों ने की है, लेकिन चैंपियन जाने में असमर्थता जताते हुए अस्पताल के एचडीयू वार्ड में ही जमे हुए हैं। वहीं एचडीयू वार्ड घिरा होने के चलते जरूरतमंद मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो जब वहाँ से आए थे जेल से, तो उनको लूज मोशन की शिकायत थी और लेटरिन में खून आने की शिकायत भी थी। कुछ कंप्लेंट चेस्ट में भी कंजेशन की थी, तो उन सब के लिए उनको एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट किया गया। स्टेबल हैं, वो ठीक हैं और डॉक्टर्स ने अपनी राय दे दी है। उनके हिसाब से उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने थे, जिनके लिए एक रेफ़र किया गया था और डॉक्टर्स ने अपना डिस्चार्ज बना दिया है उनके लिए। अब डिस्चार्ज के बाद की जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। ये तो डिस्चार्ज पेपर तो कल ही तैयार हो गया था, लेकिन कल उन्होंने थोड़ी समर्थता व्यक्त की थी। आज थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी आज नहीं गए हैं, लेकिन डिस्चार्ज पेपर तैयार। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर डिस्चार्ज होने के बाद भी क्यों चैंपियन जाने का नाम नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके की जानकारी मिली थी कि चैंपियन को कुछ स्वास्थ्य पे समस्या आई थी, जिसके बाद उनको श्रीवास की देर रात पे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद जो है उनकी तबीयत में सुधार हुआ था। डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई थी जो लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम जो रिपोर्ट थी वो जांच हुई थी, लेकिन अब उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि जो जिला अस्पताल के डॉक्टर है उन्होंने उनका डिस्चार्ज बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी न किसी बहाने से हॉस्पिटल में जमे हुए। हालांकि अब डॉक्टरों को ये कहना है कि जो अन्य जरूरतमंद मरीज है जिनको उस बेड की जरूरत है, जहाँ पे चैंपियन को जो बेड दिया गया था उसे चैंपियन नहीं छोड़ रहे, उनका इलाज वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जो जरूरतमंद लोग हैं, मरीज है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी अब कि जो हॉस्पिटल के तमाम जो डॉक्टर थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने जिला प्रशासन के हाथ पूरा मामला सौंप दिया है। अब जिला प्रशासन इससे क्या फैसला लेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि आज जो है हॉस्पिटल से चैंपियन को जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में मेयर गजराज बिष्ट लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को भी गजराज ने मंगल पड़ाव, मछली बाजार और वर्कशॉप लाइन में नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट समेत नगर निगम की टीम मौजूद रही। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों, फट बाजार, पार्किंग और गोदाम समेत अन्य जनहित के कार्यों को करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर गजराज बिष्ट ने कहा है कि नगर निगम की आय बढ़ाने और जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। मैं दोनों तरफ सोच रहा हूँ, जनता की तरफ भी और निगम की तरफ भी। निगम की आय बढ़े, निगम की आय बढ़ेगी तो जनता के लिए सुविधाएं हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी शहर के अंदर हम वेंडर जोन भी देख रहे हैं, कहीं पर हम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसको भी देख रहे हैं ताकि निगम की आय बढ़े। मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएं। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि हल्द्वानी को सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है और विकसित बनाना है। तो हल्द्वानी के इन तीनों कामों के लिए मैं जनता का भी सहयोग चाहता हूँ, पत्रकारों को भी सहयोग चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो इस हल्द्वानी की जनता है, आम सब लोग हैं, ये हम सब की हल्द्वानी है, हम सब लोगों की हल्द्वानी है। तो हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हल्द्वानी अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं मेयर? देखिए, बताना चाहूंगा जो गजराज बिष्ट है, मेयर जो हल्द्वानी नगर बने हैं, यहाँ पर जब से उन्होंने पदभार संभाला उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए, सबसे बड़ी बात है बनभूलपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से जो उन्होंने ताबड़तोड़, जो आज तक बनभूलपुरा में कभी भी कार्रवाई नहीं हुई थी, अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, लेकिन गजराज बिष्ट ने मेयर बनते ही
बनभूलपुरा और उसके आसपास जितने भी क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा था उस पर कार्रवाई करते हुए बाबा का बुलडोजर चलवाया है। लगातार नालियों पर हो रहे अवैध रूप से निर्माणों को भी यहाँ पे ध्वस्त किया गया है और गजराज बिश्नोई ने साफ तौर से कह दिया किसी भी कीमत पर जो अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हल्द्वानी को एक स्वच्छ सुंदर बनाना है। अपने आप में नगर निगम हल्द्वानी को स्वच्छ और नंबर 1 नगर निगम बनाने के लिए कितने भी प्रयास करने पड़े, कितनी भी कोशिशें करने में पूरी करूंगा। और साफ उन्होंने तौर से चेतावनी देते हुए कहा, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के जिन जंगलों से उत्तराखंड सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, वन विभाग के अधिकारियों को वेतन मिलता है, तो दूसरी ओर आम जनता को रोजगार भी मिलता है। वही जंगल आज खतरे में हैं। जो जंगलों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वे आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर डिवीजन और जिम कॉर्बेट प्रशासन के कार्यालय में एक ही परिसर में है और यहीं पर वन कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जंगलों के असली पहरेदार ही ड्यूटी छोड़कर प्रदर्शन करेंगे तो जंगलों की सुरक्षा कौन करेगा? उत्तराखंड में 15 फरवरी से ही फायर सीजन शुरू हो चुका है। तापमान बढ़ रहा है, लिहाजा जंगलों में सूखी पत्तियां और लकड़ियां चिंगारी पकड़ने के लिए तैयार है। हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है, जिसमें हजारों हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान होता है। आग बुझाने में कई लोगों की मौत हो जाती है, कई वन्य जीवों की जान चली जाती है और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि वन कर्मी और अधिकारी कार्य बहिष्कार पर हैं। ये धरना प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, जिसमें लगभग 2700 वन आरक्षी धरने पर बैठे हैं। जो कर्मचारी इन आगों की लपटों से जंगलों को बचाते हैं, वो अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। शासन को, प्रशासन को, सबको अलर्ट किया था। इससे पहले तो हम आपसे बतला दें कि हम लोग जो है काली पट्टी बांध करके ही रोष व्यक्त कर रहे थे। जब हमारी मांगों को अनदेखा किया गया, क्योंकि 124 पे जब हम रोष व्यक्त कर रहे थे काली पट्टी बांध करके, तो उसी दौरान 124 पे अधियाचन जारी किया गया वन दरोगा के लिए। तो फिर हम लोगों ने, संगठन ने, प्रदेश कार्यकारिणी ने, प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार पे 13 तारीख से बैठ गए हैं। और रही बात जंगल की, जंगल जो है हम चाहते हैं सरकार से कि हम जल्दी, क्योंकि हमारे बच्चों की भी रोजी रोटी उसी से ही है, हम लोगों का भी उसी से ही लालन पालन है, तो हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके से हम पूर्ण कार्य बहिष्कार पे बैठें। और हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि आप हमारी मांगों पे पुनः विचार करो, जल्दी से जल्दी हम लोग अपने जंगलों को रक्षा कर पाएं। अगर इस फायर सीजन में कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी धामी सरकार की होगी या फिर उन वन कर्मचारियों की जिन्हें उनकी मांगे पूरी न होने के कारण मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के जंगल सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और आसपास के जंगलों में हर साल लाखों सैलानी जंगल सफारी के लिए आते हैं, लेकिन अगर जंगलों की सुरक्षा करने वाले ही अपनी ड्यूटी छोड़ने को मजबूर हो जाएं, तो इन पर्यटकों की सुरक्षा का क्या होगा? पहले भी बताया था कि हमारी विगत कुछ वर्षों से वनवासी संघ की मांगे चल रही थी, जिसके लिए हमने बहुत बार पत्र लिखे, सरकार को लिखे, वन विभाग के उच्च अधिकारी को लिखे थे, पर उसके बाद भी कोई सुनवाई न होने के बाद हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था कि जिससे कार्य बाधित ना हो और काली पट्टी बांध के अपना विरोध भी दर्ज कर सके, जिससे वन्य जीव और वनों को नुकसान ना हो। परंतु उसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं माना गया और फॉरेस्टर के 124 जो पद थे वो सरकार ने भेज दिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।